हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। पीएमसी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ एक बहुत ही ग्रेट मास्टर जिनका नाम सारिका सराफ जी है, जो भुवनेश्वर उड़ीसा से हैं। ये डायरेक्टर हैं नॉर्थ इंडिया की स्पिरिचुअल टैबलेट्स की। ये फाउंडर हैं ब्लेसिंग टीम की। ये फाउंडर है पीएमसी उड़ीसा चैनल की। और इनकी जो टीम है अराउंड 40 बुक्स को 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर रही है। और बुक्स मतलब अभी तो 40 हैं, बढ़ भी रही हैं ये लोग। तो फ्रेंड्स, इनका ये मैंने आपको बहुत छोटा सा इनका इंट्रोडक्शन दिया है। तो हम स्वागत करते हैं अपने नमस्ते पीएमसी में सारिका सराफ जी का। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते पीएमसी में। नमस्ते विभा जी, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद इतने खूबसूरत इंट्रोडक्शन का। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे इतने सारे प्रश्नों के जवाब में पीएमसी हिंदी एक बहुत बड़ा योगदान निभा रहा है। तो मन से सबसे पहले तो ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी को मेरा कोटि कोटि नमन और आभार कि आज इस मंच पर बैठकर, आपके सामने बैठकर, आप सबके सामने बैठकर ये प्रोग्राम हम आज कर रहे हैं। और अगला नमन पीएमसी हिंदी को और उसके पीछे लगे सारे लोगों को जो अपना जी जान लगाकर हमको ये मंच दे रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। तो सारिका जी, क्या मैं अपने पिटारे में से आपके ऊपर प्रश्नों की बौछार शुरू करूं? बिल्कुल बिल्कुल, हाजिर हूँ। थैंक यू। तो सारिका जी, हमारे व्यूअर्स, हमारे ध्यानी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ध्यान द्वारा हीलिंग कैसे हो जाती है, बॉडी की हीलिंग। हीलिंग मीन्स मेरा, और हीलिंग से मतलब कम है इस समय हीलिंग से मेरा मतलब डिजीज़ से है कि लोगों का कैंसर ठीक हो गया, थायराइड ठीक हो गया। ये तो क्रॉनिक डिजीजेस कहलाती है ना मैडम। तो ये कैसे हील हो जाती हैं केवल ध्यान द्वारा? यस, बहुत ही अच्छा प्रश्न है विभा जी। टू स्टार्ट विथ, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते ही हैं केवल अपने शारीरिक हीलिंग के लिए, अपने रोगों के हीलिंग के लिए। तो दरअसल करते क्या हैं, जब हमारे शरीर में कोई डिजीज़ आती है, कोई रोग आता है, तो हम क्या करते हैं, उसको ऊपर से दबाने की कोशिश करते हैं। या तो कोई हार्मोन पिल ले लिया, या कोई पेन किलर ले लिया, या कोई मेडिसिन ले लिया, या कोई सर्जरी कर ली। लेकिन ये ठीक उसी तरह होता है जैसे कि अगर कोई पेड़ सूख रहा है, कोई पौधा सूख रहा है, तो अगर हम उसके पत्तों पर जल छिड़केंगे तो क्या वो पौधा सूखना बंद हो जाएगा? नहीं ना। हमको जल देना रहेगा उसके रूट को, उसके जड़ों को। जब जड़ों में जाएगा ये जल, तब पौधा अपने आप ही पनपेगा। तो यही गलती हम करते हैं। ये शरीर जो हमारा है वो पौधा है, और उसकी जो रूट है वो कॉस्मिक एनर्जी है, जिसको हमको खींचना है, जिसको हमको बढ़ाना है। तो जब ये कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर से धीरे 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 कम होती रहती है, तो हमारे शरीर में धीरे 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 रोग आने लगते हैं। और हम क्या करते हैं, रोगों को बाहर से हम सोचते हैं कि कैसे इसको टेम्पररी सोल्यूशन दें, लेकिन करना क्या है, हमको अपनी कॉस्मिक एनर्जी को बढ़ाना है। और कॉस्मिक एनर्जी हमारी कैसे बढ़ेगी? कॉस्मिक एनर्जी हमारी केवल और केवल एकमात्र तरीका है उसको बढ़ाने का, वो है ध्यान। तो लोग जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं, वो क्या करते हैं, उस पौधे को एड्रेस कर रहे होते हैं, उसको फूलों को वो पॉलिश करेंगे, उसके पत्तों में वो पेंट चढ़ाएंगे, लेकिन जड़ों को कोई नहीं सींचता। और यही इतनी बड़ी विडंबना है कि लोग इसको समझते नहीं हैं और अपना पूरा जीवन इसमें व्यापन कर देते हैं, उन्हीं पत्तों को पेंट करने में, उन्हीं फूलों को सजाने में, जबकि जड़ की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता कि थोड़ा सा जल अगर जड़ों में दे दिया जाए तो पौधा अपने आप ही स्वतः ही पनपेगा। कोई ज़रूरत ही नहीं है बाहर से उसको किसी भी पॉलिश की या किसी भी पेंट की। तो वही जो जड़ है वो है हमारी कॉस्मिक एनर्जी, और इसी कॉस्मिक एनर्जी को अपने शरीर में लाने का तरीका है ध्यान। इसीलिए जैसे ही हम ध्यान में आते हैं, वो उस कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर बहुत बखूबी मात्रा में जब लेते हैं, और धीरे धीरे ये एनर्जी का स्तर जब हमारे शरीर में बढ़ता रहता है, तो वो डिज़ीज़, वो रोग, वो पत्ते, वो फूल, वो अपने आप ही पनपते रहते हैं। ये रोग अपने आप ही हमको छोड़ के जाते रहते हैं, और फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि इन दवाइयों की हमको ज़रूरत ही नहीं है।
ये इतनी सिंपल सी सोल्यूशन है और हम कहाँ कहाँ लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं दवाइयों में, डॉक्टरों में, सर्जरीज में। बहुत ही सुंदर आपने मैडम, बहुत ही बढ़िया जो आपने एग्जाम्पल भी लिया ना, वो भी ऐसा है कि एकदम मन में उतरने वाला कि वाकई में हम लोग जनरली यही करते हैं कि सिर में दर्द हुआ पेन किलर ले लिया, पेट में दर्द हुआ कोई भी जो भी मेडिसिन आती हैं हम लोग ले लिया करते हैं, और जो रूट कॉज है, रूट की तरफ हम लोग ध्यान ही नहीं देते। एग्जैक्टली वही जैसे आपने बिल्कुल इतना सुंदर तरीके से बताया है मैडम कि हमारे दर्शक भी और मैं स्वयं भी इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ कि हमें मतलब मेडिसिन्स की तरफ, असल में आपके कहने का तात्पर्य शायद ये है कि हमें मेडिसिन्स की तरफ शायद जाना ही नहीं चाहिए, हमें केवल ध्यान की तरफ जाना चाहिए, इस स्पिरिचुअल टैबलेट की तरफ जाना चाहिए जो ईश्वर ने हमें दी है। यस एक्चुअली, एम आई राइट? यस एक्चुअली क्या होता है ये भी मैं बता दूं, जब हमारे शरीर में कोई रोग आता है तो सबसे पहले किसी भी ऑर्गन में अगर हमारा रोग आया है तो हमारे हर एक ऑर्गन के पीछे एक स्पिरिचुअल ऑर्गन होता है विभा जी, और पहले ये रोग हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गन में आती है। जब कुछ दिन हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गन में ये रोग रहती है, उसके बाद धीरे धीरे हमको फिजिकल ऑर्गन में पता चलता है इस रोग के बारे में। तो अगर हम अपने स्पिरिचुअल ऑर्गन को ट्रीट कर दें तो ये फिजिकल ऑर्गन अपने आप ही उसका दर्पण होती है और अपने आप ही ये ठीक होने लग जाती है। और स्पिरिचुअल ऑर्गन को ट्रीट करने का तरीका यही है, ध्यान। ध्यान ही एक वो तरीका है जिससे कि वो एनर्जी जो हमको चाहिए, जब वो एनर्जी आके हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो क्या होता है, हमारे जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम है, हमारे हार्मोनल सिस्टम्स हैं जो कि रस पदार्थ देते हैं जिससे कि हमारा पूरा शरीर सुचारू रूप से चढ़ता है। उसी जो केमिकल रिएक्शंस जो भी हमारे शरीर में हो रहे हैं, उस एनर्जी से ये केमिकल रिएक्शंस बहुत ही सुचारू रूप से चलने लगते हैं, हमारे सारे हार्मोन्स प्रॉपर्ली सिक्रीट होने लगते हैं। और जब हमारे हार्मोन्स प्रॉपर्ली सिक्रीट होते हैं तो शरीर अपने आप ही ठीक से चलता है, फिर रोगों की कोई जगह ही नहीं है। लेकिन एक गलती कोई भी हम में से नहीं करना चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुछ लोग आते हैं हमारे पास और वो कहते हैं कि मुझे कैंसर है, कि मुझे डायबिटीज़ है, मुझे थायराइड है, तो हमको उनको इमीडिएटली ये नहीं कहना चाहिए कि आप सारे दवाइयाँ बंद करके ध्यान शुरू कर दो, क्योंकि जितनी एनर्जी हमको चाहिए इन रोगों से लड़ने के लिए वो बहुत ज़्यादा है। हम पता नहीं बचपन से आज तक कितनी एनर्जी लॉस में हैं, कितने जन्मों से हम हैं जो बिना ध्यान के हम हैं, तो कितनी ज़्यादा हमको एनर्जी चाहिए उस रोग को एड्रेस करने के लिए, एक दिन में वो एनर्जी उनको नहीं मिलेगी। और अगर वो आते ही आज ही ध्यान शुरू किया और आज ही दवाइयाँ बंद कर दिए तो उनको उल्टा इफ़ेक्ट होगा। इसलिए दवाइयाँ वो लेते रहें बेशक, पर ध्यान में आ जाएं, और ध्यान में आने के बाद जितनी ज़्यादा देर वो ध्यान कर सकें उतनी ज़्यादा एनर्जी धीरे धीरे जब उनके शरीर में स्तर बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे अपने आप ही मेडिसिन छूटता रहेगा। तो अचानक से मेडिसिन बंद करने हम किसी को नहीं कह सकते। बहुत ही बढ़िया मैडम, आपने बहुत एक ये चीज़ और अच्छी बताई कि हमें एकदम मेडिसिन्स नहीं छोड़नी है, क्योंकि एकदम छोड़ने से उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हो सकता है। यस ओके, थैंक यू मैडम, बहुत ही बढ़िया आपका जवाब, मतलब सुनकर ना सबको बहुत अच्छा लगा होगा कि एक बहुत बड़ा मिथ उनके दिमाग से निकल गया कि हमको केवल डॉक्टर्स ही हमको ट्रीट कर सकते हैं, लाखों करोड़ों हजारों रुपया लगाकर ही हम ठीक हो सकते हैं। ये जो हम लोगों के दिमाग में है ना, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाना, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाना, वो सब नहीं चलेगा। असल में हमको अगर असल में ठीक होना है तो स्पिरिचुअल टैबलेट लेनी पड़ेगी, मेडिकल टैबलेट नहीं लेनी। थैंक यू। राइट। एक चीज़ सारिका जी मैं आपसे एक और पूछना चाहती हूँ कि ध्यान में बहुत सारे अनुभव होते हैं, जैसे बहुत से लोग ना मैंने देखा कि कोई रीज़न नहीं है, इमोशनल रीज़न नहीं है उसके पीछे कि कोई दुख है या कोई परेशानी है, पर वो जैसे ही ध्यान में गहरे उतरते हैं उनकी आंखों से आंसू आंसू आंसू, और इतने आंसू होते हैं कि अब MYDK में हमारी गंगा माता के किनारे हम बैठेंगे, ऐसा लगेगा कि दूसरी गंगा बह रही है। ऐसा क्यों होता है? यस ऐसा होता है विभा जी।
मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं फर्स्ट टाइम 40 दिन ध्यान की तो पूरे 40 दिन मेरे भी आंखों से आंसू, पूरे 40 मिनट तक हम ध्यान करते थे और बहते रहते थे। ऐसा इसलिए होता है, आंसू दो रकम के होते हैं विभा जी। एक होता है इमोशनल, जैसे हमको कोई हर्ट हो तो हम जब ध्यान करने जाते हैं तो हमको ऐसे लगता है कि एक शांति की अनुभूति होती है। तो वो जैसे होता है ना कि आपके पास अगर बहुत दुखी हो, आपका जीवन बहुत बिखरा हो और अचानक से आपके पास आपकी माँ का कॉल आ जाए और आप फ़ोन अटेंड किए, तो माँ का वो हेलो सुनते ही आंखों से आंसू आ जाते हैं ना कि माँ मिल गई, तो सारे दुख दूर हो गए। ठीक उसी तरह से जब इस दुनिया में हम बिखरे पड़े रहते हैं, इधर उधर थपेड़े खाते रहते हैं, और पहली बार जब हम ध्यान में बैठते हैं तो जब हम उस सोर्स से कनेक्ट होते हैं जहाँ से हम आए हैं, तो हमको वही अनुभूति होती है कि जैसे माँ से कनेक्ट हो गए और आंसू निकलने लगते हैं। और वो उसी तरह के आंसू होते हैं जब माँ का कॉल आता है, और वो जो आंसू होते हैं ना, ये वही आंसू होते हैं। और दूसरा एक जो आंसू होता है उसमें कोई इमोशन नहीं होता, लेकिन कोई दुख नहीं होता, लेकिन हम बैठकर ध्यान कर रहे होते हैं तो वो आंसू बहते रहते हैं। उसका ये कारण है कि कई जन्मों से और इवन बचपन से भी, जब से हम पैदा हुए हैं और आज तक, हमने कितने इमोशनल हर्ट्स अपने अंदर रख रखे हैं, हमारी इमोशनल बॉडी के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बचपन में सपोज़ हमारे भाई बहन हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, सपोज़ हमारे सिबलिंग ने आके हमको बहुत टॉर्चर किया, 2-3 थप्पड़ लगा दिए और हम ज़ोर से चिल्लाए। अचानक से हमारे माँ या पिता कोई आ गए, उनको वो मार नहीं दिखी जो सिबलिंग ने दिया, लेकिन हम चिल्लाए वो दिखी, वो आकर 2 और लगा दिए हमको। तो वो एक दुख कि मेरा कोई कसूर नहीं था, लेकिन तुमने आके मुझे ही मार दिया, तो वो एक दुख, लेकिन हम उस टाइम व्यक्त नहीं कर पाए, तो हमारी इमोशनल बॉडी में वो स्टोर हो गया। फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं, सपोज़ टीचर ने कुछ कह दिया, हमारा कसूर नहीं था, क्लास के सामने इंसल्ट हो गई, वो दुख व्यक्त नहीं कर पाए। कुछ और बड़े हुए, कॉलेज में गए, किसी को पसंद कर रहे हैं, वो हमें नहीं पसंद करके किसी और को पसंद करने लगा, वो दुख हमने किसी को नहीं बताया, किसी से व्यक्त नहीं किया, पर वो इमोशनल बॉडी में स्टोर होता जा रहा है। शादी के बाद परिवार में किसी ने कुछ कह दिया, हम व्यक्त नहीं कर पाए, किंतु वो दुख हमारी इमोशनल बॉडी में जाके कहीं ना कहीं छुप गया। तो इतने सारे ये जो जन्मों जन्मों के ये दुख हम अपने अंदर रखते हैं, और बचपन से लेके आज तक भी ये सारे दुख हम अपने अंदर रखते हैं जो व्यक्त नहीं कर पाते किसी के सामने। तो ये हमारी इमोशनल बॉडी के अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, और इन्हीं ब्लॉकेजेस के कारण हमारी एनर्जी सर्कुलेशन बंद हो जाती है, और इनफैक्ट एक बहुत बड़ा हमारा परसेंटेज जो रोगों का है इन्हीं ब्लॉकेजेस के कारण होता है। तो जब हम ध्यान करते हैं और ये विश्व की ऊर्जा, ये कॉस्मिक एनर्जी जब हमारे अंदर प्रवेश करती है और ये एनर्जी जाकर उन ब्लॉकेजेस को छूती है, तो धीरे धीरे वो ब्लॉकेजेस पिघलते हैं, रिलीज़ होते हैं, और जब वो रिलीज़ होते हैं तो आँखों से आंसू के रूप में बहते हैं। तो जब भी हम ध्यान करें और आंसू आएँ तो बिल्कुल भी शर्म नहीं करना है। जितने आंसू आएंगे उतने ही ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे, उतनी ही हमारी हीलिंग होगी। और उसके बाद जब हम ध्यान करके उठेंगे तो एक अजीब सा सुकून, अजीब सा हल्कापन महसूस होगा, क्योंकि कितने जन्मों के ब्लॉकेजेस हम इसी ध्यान के द्वारा, इसी आंसू के द्वारा हम रिलीज़ करते हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ हमारे व्यूअर्स को, हमारे ध्यानियों को समझा रही हैं। तो उससे ना मतलब एक एक चीज़ जब क्लियर होती जाती है तो हमारे अंदर हल्कापन भी आना शुरू हो जाता है। तो आप उस हल्कापन का कारण बन रही हैं हमारे व्यूअर्स के। थैंक यू। तो सरिका जी, मैं एक और आपसे पूछना चाहूँगी कि ध्यान के समय बहुत से लोगों को नींद बहुत आ जाती है, ध्यान करते करते वो सो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं मतलब बाद में वो लोग ना रिग्रेट करते हैं कि हमने ध्यान तो करा ही नहीं, हम तो सो गए थे। हम तो जब आपने कहा लास्ट 2 सेकेंड्स या लास्ट 10 सेकेंड्स तभी हमारी आँख खुली, तो इसका क्या कारण है? यस, सोना तो नहीं चाहते, वो ध्यान ही करना चाहते हैं। यस विभा जी, ये बहुत ही सिंपल सी बात है। ध्यान में जब हम नए नए आते हैं, हम दुनिया में इतने जड़ित होते हैं। आप अपना ही दिनचर्या ले लीजिए, मैं अपना दिनचर्या ले लूँ, या कोई भी आज के जीवन में अपना दिनचर्या अगर ले तो कितना भाग दौड़ है जीवन में। सुबह से उठकर हम जो भागते हैं, रात में सोने तक हम भागते ही रहते हैं। कहीं याद नहीं आता कि बीच में 2 घड़ी चैन से बैठकर चाय पी लिया हो।
तो जब इतनी भागदौड़ हमारे जीवन में बचपन से ही लगी रहती है, बचपन से पहले पढ़ाई की भागदौड़, फिर घर के कामों की भागदौड़, फिर करियर की भागदौड़, शादी की भागदौड़, बच्चों के ससुराल की, इतनी ज़्यादा हम थके हुए रहते हैं मेंटली। हमारा हर शरीर, हमारा सातों शरीर जो हैं वो इतने ज़्यादा थके हुए रहते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं आंखें बंद करके, तो उन सारे शरीरों को बहुत सारे रेस्ट की ज़रूरत होती है। और जब ये ऊर्जा हमारे अंदर आती है तो स्वतः ही नींद आ जाती है। जैसे कि मैंने माँ वाला एग्जाम्पल बोला ना, मैं बहुत रिलेट करती हूँ इससे। जैसे कि आपको नींद नहीं आ रही, आपके एग्ज़ाम्स है, आपको बहुत बड़ा टेंशन है, माँ आकर बगल में बैठ जाए और आप अपना सर उसके गोद पे रख दो, तुरंत आँख लग जाती है ना। ठीक उसी तरह जब हम दुनिया के थपेड़ों से एकदम थके हारे आकर ध्यान में बैठ जाते हैं, ठीक वही मालूम होता है और आंखें बंद करते ही हम सो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि ध्यान नहीं हुआ हमारा, क्योंकि ये जो निद्रा होती है इसको योग निद्रा कहते हैं और ये साधारण निद्रा से अलग होती है। योग निद्रा में 1 घंटे का जो हमारा नींद होता है वो साधारण निद्रा से 6 गुना ज़्यादा प्रभावशाली होता है। उतनी एनर्जी हमको मिलती है, उतनी फ्रेशनेस हमको मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छी है। अगर जितने भी दिन आप ध्यान में आ रहे हों और आपको आके नींद आ जाए तो बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। ये आपको शरीर को बहुत सारी ऊर्जा दे रही है और ये बहुत नॉर्मल है। जब तक आपका शरीर थका हुआ रहेगा तब तक ये नींद आएगी। फिर धीरे धीरे जब आपकी ऊर्जा की स्तर बढ़ती रहेगी तो ये अपने आप ही आना बंद हो जाएगी। ध्यान मतलब माँ की गोद। एक जैसे माँ की गोद में एक सुकून मिलता है, बचपन से लेकर आज तक, आज इतने बड़े हो गए, अगर माँ का लैप मिल जाए तो वाकई में उसके ऊपर सिर रख कर लेटने वाला आनंद कहीं और विश्व में कहीं मिल नहीं सकता। और वही आनंद आपने हमें बताया कि ध्यान के समय हमें मिलता है। मतलब जब हम ध्यान करने लगते हैं तो हमें वो माँ की गोद वाला चैन, सुकून, आनंद मिलता है और तभी हमारे आंसू आते हैं और तभी हमें नींद आ जाती है। यस, एम आई राइट मैम? भला माँ की गोद से बढ़कर और क्या हो सकता है? अपने सोर्स से जुड़ने से बड़ा और क्या हो सकता है? तो इस फिजिकल लाइफ में हमारी माँ की गोद हमारा सोर्स है, वहाँ से हम आए हैं। पर हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में असल में हम जिस गोद से आए हैं उसी गोद से तो हम जुड़ते हैं ध्यान में। तो एक ही बात हुई ना? बिल्कुल बिल्कुल एक ही बात हुई। और हमको दोनों की सिमिलैरिटीज़ भी पता चल रही हैं कि क्यों माँ की गोद में इतना चैन मिलता है और क्यों ध्यान में इतना चैन मिलता है। दोनों के पीछे का एक रीज़न भी हम सबको समझ में आ रहा है कि वही गोद माँ की होती है, वही पिता की होती है, पर माँ की गोद में जो चैन मिलता है वह कहीं और नहीं, और ध्यान में जो चैन मिलता है वह भी कहीं और नहीं। वंडरफुल मैडम, बहुत बहुत मज़ा आया आपकी इस बात को सुनकर, समझकर, और ये जो आपने साथ में एग्जाम्पल्स देकर आप हमको समझा रही हैं, हमारे ध्यानियों को समझा रही हैं, हमारे व्यूअर्स को समझा रही हैं। आनंद आ रहा है मैडम, थैंक यू। एक प्रश्न और मैं हमारे व्यूअर्स का सारिका जी रहता है कि ध्यान में बहुत सारे अनुभव होते हैं हमें, जैसे कि बॉडी स्पिन होने लगती है, नींद का तो मैंने अभी आपसे पूछा ही, पेन्स होने लगते हैं, वीकनेस होने लगती है, तो ठंडा गरम लगने लगता है, कुछ कलर्स दिखते हैं। तो वो सब प्लीज़ हमारे दर्शकों को समझाइए कि वो क्या है, कि वो ध्यान में इस तरीके के अनुभव क्यों होते हैं, क्योंकि पूजा में इस तरीके के अनुभव नहीं होते हमें। और हम लोग पूजा के लिए यूज टू हैं, शुरू से बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं, पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, ध्यान तो नहीं करते। तो ध्यान में आते ही हमको ये अनुभव ना कुछ अजीब लगते हैं कि कैसे, क्या है ये अनुभव का अर्थ। यस, कुछ समझाएंगी मैडम? यस, ज़रूर विभा जी। जब हम ध्यान करते हैं और हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी आती है तो बहुत जन्मों के हमारे जितने भी, जैसे मैंने कहा, ब्लॉकेजेस हैं, जितने भी हमारे जो इम्प्योरिटीज़ हैं, वो सारे जो हमारे फियर्स हैं, जो हमारे अंदरूनी, जो हम सबसे छुपा के रखते हैं, हमारे अंदर के इमोशंस हैं, कितना कुछ रिलीज़ हो जाता है, कितना कुछ रिलीज़ होने लगता है। तो जब ये सारा कुछ रिलीज़ होता है तब हमको ध्यान के कुछ अनुभव आते हैं। इन अनुभवों में से जैसे आपने कहा, स्पिन होना बॉडी का, बॉडी में दर्द आना,
और जैसे कभी कभी किसी को ठंड लगती है, कभी किसी को ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, कभी कोई इस तरह से आगे की तरफ झुक जाता है, कोई पीछे की तरफ झुक जाता है। ये सारे जितने भी अनुभव हैं, ये इसी एनर्जी की वजह से, इसी रिलीज़ की वजह से ये सारे अनुभव होते हैं। और हमको कभी भी इन अनुभवों को जज नहीं करना है, एनालाइज नहीं करना है, स्टक नहीं रहना है। कितनों को कुछ कलर्स दिखेंगे, कितनों को किसी मास्टर्स से मुलाकात होगी, तो हमको कभी भी जज नहीं करना है। हमेशा एक एक्सपीरियंस लिया, उसको एंजॉय किया और आगे बढ़ा। स्टक नहीं रहना है एक एक्सपीरियंस में, क्योंकि जब ये अनुभव आते हैं और हम स्टक हो जाते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस भी वहीं श्रिंक हो जाती है। जब हम आगे बढ़ जाते हैं, अनुभव को लेकर आगे बढ़ जाते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस भी उसी तरह से एक्सपैंड होती रहती है। तो हमको कभी भी नहीं इसको एनालाइज करना है। और दूसरा, जो दर्द आते हैं शरीर में, ये बहुत ही लोग कहते हैं कि ये जो दर्द आते हैं इसका हम क्या करें, हमें मन करता है कि आंखें खोल दें। तो फ्रेंड्स, ये जो दर्द आते हैं, ये हमारे एक शरीर में जब हमारी 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, जब इन नाड़ियों की शुद्धि होती है एनर्जी आने से, तब इन नाड़ी की शुद्धि के कारण जब हमारी एनर्जी बॉडी में ये जाती है, तो हमको उसी ऑर्गन में जहाँ पे ये शुद्धि हो रही होती है, वहाँ हमको दर्द महसूस होता है। उसी वक्त अगर हम बीच में आँख खोल दें तो हमारी ये जो शुद्धि हो रही होती है वहीं रुक जाती है। कितने जन्मों की ये शुद्धि हो रही होती है, कितने अच्छे कर्मों से ये होने वाली होती है, और इसको हम आंखें खोलकर दर्द ना सहन करने के कारण अपने ही द्वारा रोक देते हैं। तो ऐसी गलती कभी ना करें। चाहे जितना भी दर्द हो, कितने जन्मों की ये शुद्धि हो रही है, इसमें आंखें बिल्कुल भी ना खोलें। और जब तक ये शुद्धिकरण पूरी तरह से नहीं होगी, तब तक आप जितने बार ध्यान में बैठोगे ये दर्द आएंगे। तो आते रहने दें, परंतु एक दिन आएगा जब सारा शुद्धिकरण हो जाएगा और फिर आप ध्यान में बैठोगे, आपके कोई दर्द नहीं आएंगे। तब समझ जाना कि ये सारी शुद्धिकरण हो चुकी है और ध्यान के अनुभव हमारे जो हैं ये पूरे हो चुके हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं विभा जी कि जो दर्द आ रहे हैं वो ध्यान के पहले भी थे, ध्यान के वक्त थोड़ा बढ़ गए, पर ध्यान के बाद भी 24 घंटे ये दर्द रहते हैं। तो इसमें कभी भी कन्फ्यूजन मत लाइए, क्योंकि ये जो ध्यान के पहले और ध्यान के बाद जो दर्द होते हैं वो हमारी फिज़िकल बॉडी का इशू है, उससे ध्यान से कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, पर जब हम ध्यान करने बैठते हैं और वो दर्द बढ़ जाते हैं, तो उसी दर्द की किसी भी बॉडी की क्लेंजिंग हो रही होती है या रिलीज़ हो रहा होता है, तो दर्द बढ़ जाता है। लेकिन अगर ध्यान के बाद भी 24 घंटे वो दर्द है, तो इससे ध्यान का कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे फिज़िकल बॉडी के इशू है, इसको हम फिज़िकल तरीके से ही हमको डील करना है। इससे ये ध्यान के अनुभवों में नहीं गिनाया जाएगा। सारिका जी, मेरे को इससे एक सवाल और आया। जैसे कुछ लोगों को स्पिनिंग हो रही है, पेन्स आ रहे हैं, ठंडा गर्म लग रहा है, कुछ दिख रहा है, कोई दर्शन हो रहे हैं किसी के, और कुछ को बिल्कुल भी नहीं होता। Yes. और वो लोग जिनको कुछ भी नहीं होता, इवन पेन्स भी नहीं हो रहे, मतलब वो कह रहे हैं किसी को पेन तो हो रहे हैं, कुछ तो हो रहा है, हमको तो पेन भी नहीं हो रहा है। वो ये उनके अंदर एक ये फीलिंग रहती है कि दैट मीन्स कि हम ध्यान के लिए नहीं बने, हमारे को अलाउ नहीं है ध्यान करना, हमें नहीं करना चाहिए, अभी हमारे को ऊपर से मना है ध्यान करना, हम क्यों कर रहे हैं जब कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा है, हम शायद उसके लिए अभी लायक नहीं है, प्रिपेयर नहीं हुए। मतलब उनके मन में ना एक अलग अलग तरीके के लोगों के प्रश्न होते हैं कि क्या हम उसके लिए तैयार नहीं हैं, क्या एलिजिबल नहीं हैं हम ध्यान के लिए। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है विभा जी। तो जितने भी ध्यानियों को अनुभव नहीं आ रहे हों, वो बिल्कुल भी विचलित ना हो। हमारे सीनियर मोस्ट मास्टर ब्रह्मऋषि प्रेमनाथ सर, वो आज तक ध्यान में कोई अनुभव नहीं लिए हैं। तो क्या उनको ध्यान नहीं लगता? क्या वो मास्टर नहीं है? क्या वो ब्रह्मऋषि नहीं है? तो इस चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े कि मुझे अनुभव नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मास्टर्स को देखा गया है फ्रेंड्स, जो कि ध्यान में बहुत सारे अनुभव हैं, उनकी थर्ड आई खुली हुई है, वो पास्ट लाइफ्स देख चुके हैं, बहुत सेशंस कर रहे हैं, पर जब उनके घर में काम वाली आएगी और सपोज़ एक ग्लास टूट गया उसके हाथ से, तो वो इतना ज़ोर उसके ऊपर चिल्लाएंगे। ह्यूमैनिटी नहीं है, किसी के लिए कंपैशन नहीं है, ईगो से भरपूर हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसे अनुभवों को जब हम अपनी ह्यूमैनिटी के साथ ही कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं।
अगर आप ध्यान कर रहे हो, ध्यान से आप बेहतर इंसान बन रहे हो, आपके अंदर करुणा आ रही है, आपके अंदर प्रेम जागृत हो रहा है, आपको जीवन में शांति मिल रही है, यही काफ़ी है। आपकी हीलिंग हो रही है, यही काफ़ी है। अनुभव आना इज़ अ बोनस। आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, पर इससे आप अपना ध्यान का जो क्राइटेरिया है उसको बिल्कुल भी नहीं जज कर सकते। अगर आप एक अच्छे इंसान बन रहे हो तो आपका ध्यान बहुत अच्छा हो रहा है। यही मैं कहना चाहूँगी उन लोगों को जिनको अनुभव नहीं आते कि एक बेहतर इंसान बनना ही अल्टीमेट है, अपने अंदर करुणा जागृत करना ही अल्टीमेट है। अनुभव आना नहीं आना ध्यान के क्राइटेरिया में कहीं पे भी नहीं आता। वंडरफुल मैडम। तो मैडम जैसे अभी आपने कहा कि अनुभव आते हैं मीन्स बोनस है। देखिए बोनस तो हम सब लेना चाहेंगे ना। तो यस, जिनको बोनस नहीं मिल रहा, कहीं वो किसी लॉस में तो नहीं? कोई बात नहीं। इस जन्म में उन्होंने प्लानिंग नहीं की है थर्ड आई बनने की, कि पास्ट लाइफ देखने की। कोई बात नहीं, अगले जन्म में होगा। इस जन्म में नहीं था, नहीं हुआ, हो सकता है इस जन्म में आ भी जाए, लेकिन उसके लिए ध्यान को नहीं जज करना है। मेरा कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है। मैडम एक मेरे पिटारे में से एक और प्रश्न निकला कि ध्यान क्यों नहीं, मतलब हम बहुत दिन से लगातार हम आंख बंद करके बैठे हैं, पैर क्रॉस हैं, हाथ आपस में फंसे हुए हैं, म्यूजिक लगा लिया, अंधेरा कर लिया कमरे में, पर ध्यान नहीं लग रहा। मतलब ध्यान लग रहा मीन्स दिमाग थॉट्स 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 और ज़्यादा थॉट्स, बल्कि ऐसा लगता है कि उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है पहले से। यस, तो उसके लिए क्या करें? यस, तो ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बहुत लोगों का ये प्रश्न आता है कि हम कितने दिनों से ध्यान कर रहे हैं पर ध्यान लग रहा नहीं है। तो ये जो थॉट्स आते हैं, ये थॉट्स आ रहे नहीं होते हैं, ये थॉट्स रिलीज़ हो रहे होते हैं। सबसे पहली बात तो ये हमको इस तरह से लैंग्वेज को अपना चेंज करना है कि ये थॉट्स रिलीज़ हो रहे हैं। और दूसरी बात ये, मैं एक एग्जांपल के साथ बोलना चाहूँगी कि सपोज़ मुझे क्रिकेट सीखना है, क्रिकेट में छक्का मारना है, तो मैं पहले दिन फील्ड में उतरूँगी तो क्या मैं पहले दिन छक्का मारूँगी? नहीं ना, मैं पहले थोड़ा सा बॉलिंग देखूंगी, थोड़ा सा बैटिंग देखूंगी, थोड़ा सा डिफेंस करूंगी, फिर एक आध चौके लगाऊंगी, एक आध रन लूंगी, फिर कितने दिनों के प्रैक्टिस के बाद में मैं फ्लॉलेसली छक्का मारना सीखूंगी। ठीक उसी तरह से जब मैं ध्यान में आती हूँ तो पहले ही दिन हो सकता है कि मेरा ध्यान ना लगे, दूसरे दिन भी हो सकता है ना लगे, हो सकता है 15 दिन भी ना लगे। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो रही है। जैसे फील्ड प्रैक्टिस करते हैं ना क्रिकेट में एकदम अच्छा से हमको खेलने के लिए, तो समझ लीजिए फील्ड प्रैक्टिस हो रही है, नेट प्रैक्टिस हो रही है। तब कोई ना कोई ऐसा दिन आएगा कि आप बैठे हो और कब आप उसको ध्यान में आप लीन हो गए, कब वो ध्यान लग गया आपको पता ही नहीं चला। तो ये प्रैक्टिस हम ज़रूर करते रहें। इसका मतलब ये नहीं है कि जो समय में हम बैठ रहे हैं ये व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि इसमें हमारी आसन शुद्धि हो रही है, हमारी पेशेंस बढ़ रही है। हम बैठ के इसको जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कभी ना कभी बीच में 1 सेकेंड भी अगर हम अपनी सांसों पे आ जाएं और उस ऊर्जा से कनेक्ट हो जाएं तो हमको वो ऊर्जा ज़रूर मिलती है। तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो प्रैक्टिस बिल्कुल भी ना छोड़ें, ध्यान करते ही रहें। और दूसरी बात ये है कि ध्यान में आने के लिए हमको बहुत श्रेष्ठ कर्म चाहिए। अगर हमारे बहुत श्रेष्ठ कर्म नहीं हैं तो लोग कहते रहेंगे, लेकिन समझते हुए भी हम ध्यान में आ ही नहीं पाएंगे। और कभी कभी तो हमारे उस तरफ दिमाग ही नहीं जाएगा। लोग कह रहे हैं तो हमारा दिमाग ही नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे उतने श्रेष्ठ कर्म नहीं हैं कि हम ध्यान में आ जाएं। अभी हमारा वक्त नहीं आया है, और आ भी गए तो ध्यान नहीं लगेगा। लेकिन क्या करना है, ध्यान में बैठना है, क्योंकि ध्यान में बैठने से फटाफट से हमारे कर्म कटते हैं। और जैसे जैसे हमारे कर्म कटते हैं एक समय आता है कि हमारा ध्यान लगता है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ध्यान में आ गए तो उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत आभार व्यक्त करें कि इतने श्रेष्ठ कर्म थे, अब समय आ गया है कि हम ध्यान में आ गए, सुख का समय आ गया है। चाहे थोड़ा वक्त लगे, चाहे थोड़े दिन ध्यान ना लगे, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे, नेट प्रैक्टिस करेंगे और एक दिन वो छक्का लगेगा और ध्यान अद्भुत होगा। वंडरफुल मैडम, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये प्रश्न बहुत फ्रिक्वेंटली हम लोगों के पास आता है कि हमारा ध्यान नहीं लग रहा, हम क्या करें, थॉट्स तो जा ही नहीं रहे। तो वो समझ में आ गया कि अभी ये नेट प्रैक्टिस है, अभी फील्ड में उतरने में टाइम है,
जिस दिन फील्ड में उतरेंगे आप छक्का और चौके सारे मारेंगे। Yes. वंडरफुल मैडम, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ आप समझा रही हैं, तो हमारे ध्यानियों को, हमारे व्यूअर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, है ना। तो फ्रेंड्स, आप लोग सब समझ रहे हैं ना जो भी हमको सारिका जी समझाना चाह रही हैं। बहुत ध्यान से, बहुत पेशेंस से सुनिए, समझिए, बहुत ज़रूरी है। हम प्रश्नों के साथ तो रहते हैं, पर आज हम उत्तरों के साथ भी हैं। सारिका जी, एक प्रश्न और मैं आपकी तरफ दागना चाहूँगी अपने पिटारे में से, कि घबराहट क्यों होती है? हम ध्यान कर रहे हैं, कॉस्मिक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, एक मिरेकुलस एनर्जी हमारे पास आ रही है, तो घबराहट की क्या बात है? क्यों लोग घबरा जाते हैं कई बार? और घबराकर मैंने ये भी सुना और देखा, और मेरे पास ये प्रश्न भी बहुत बार आए कि इतनी ज़्यादा घबराहट हो जाती है कि बस लगता है मतलब आँख खोल के भाग जाओ इस रूम में से, जहाँ पर भी हम मेडिटेट कर रहे हैं, चाहे वो पिरामिड में है या अपने रूम में है, ऑफिस में है, जहाँ भी कर रहे हैं वहाँ से भाग जाएं। ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या वजह है कि ध्यान में तो एक सूदिंग फीलिंग आती है, तो घबराहट क्यों किसी किसी को होती है? यस विभा जी, आप बहुत अच्छे प्रश्न कर रही हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए दोस्तों, विभा जी, जैसा कि हम हमेशा अपनी बाहर की दुनिया में जड़ित रहते हैं कि बाहर क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, परिवार में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा कितने बार हुआ है कि हम अपने अंदर की दुनिया में कभी जाके कि अंदर क्या चल रहा है, हमारे इमोशंस कैसे हैं, क्या हम कंफर्टेबल हैं, क्या हमको किसी का डर है, क्या हमको किसी का भय है, क्या हमारे अंदर कोई इमोशंस छिपे हुए हैं। हम अपने अंदर की दुनिया की तरफ कभी झांकते ही नहीं। बाहर की दुनिया में हम अपने आप को इतना ज़्यादा जड़ित रखते हैं कि ना तो हमें कोई बताने वाला होता है अपने अंदर की दुनिया के बारे में, ना ही हम उसको प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि बचपन से यही सिखाया जाता है कि दूसरों को खुश करो, दूसरों के लिए कुछ करो। जब हम ध्यान में आते हैं और पहली बार अपने अंदर की दुनिया में हम झांकते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, तो क्योंकि हमको उसकी आदत नहीं होती, हम घबरा जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सपोज़ आप पहली बार विदेश जा रही हैं, आपके साथ कोई नहीं जा रहा है, आप जब एयरप्लेन में बैठेंगी, आप बैठ के सपोज़ पहली बार आप प्लेन में बैठी हैं, आपको एक घबराहट सी लगेगी। जब आप उतरेंगे उस देश में, आप किसी को नहीं जानते हैं, वहाँ की भाषा को नहीं जानते हैं, पहली बार आप उतरे वहाँ से, कोई नहीं है आपके साथ, तो आपको कैसा अनुभव होगा? आपको एक घबराहट लगेगी ना कि मैं किसी की भाषा नहीं जानती हूँ यहाँ पर, मुझे कौन समझेगा, ये कहाँ आ गई, कैसे क्या करना है। लेकिन धीरे धीरे लोगों से मिलेंगे, जहाँ आपको जाना था वहाँ पहुँचेंगे, धीरे धीरे भाषा सीखेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको वो कंफर्टेबल लगने लगेगा और फिर उस देश में आराम से आप मज जाएंगे। ठीक उसी तरह जब हम पहली बार ध्यान में आते हैं, तो वो एक ऐसा देश होता है, एक ऐसा प्रदेश होता है जो हमारे लिए नया होता है, हमको उसकी आदत नहीं होती। तो जब हम उसके अंदर प्रवेश करते हैं, अपने अंदर की दुनिया में, तो हमको उसकी भाषा समझ में नहीं आती, हमको वहाँ से कोई परिचित नहीं नज़र आता, क्योंकि हमारी आदत ही नहीं है कभी अपने अंदर उतरने की, इसीलिए हमको घबराहट होती है। लेकिन जब बार बार अंदर जाएंगे, अंदर अपने उतरेंगे, तो धीरे धीरे उसकी भाषा भी समझने आने लग जाएगी, धीरे धीरे वो माहौल भी समझने आने लग जाएगा, और धीरे धीरे फिर हम उसमें बहुत अच्छे से मंझ जाएंगे और हमारा ध्यान अच्छा लगने लगेगा। सारिका जी, आपने बहुत ही प्यारे तरीके से हमारे व्यूअर्स को समझाने का प्रयत्न करा है, और आपका ये प्रयत्न जो है बिल्कुल कामयाब भी हुआ है, क्योंकि रीज़न पता चला कि चिड़चिड़ाहट क्यों होती है, घबराहट क्यों होती है, उसके पीछे का कारण क्या है। हम सोचते हैं कि शायद ध्यान की वजह से, ध्यान कुछ गलत है, इसलिए हमें घबराहट हो रही है, इसलिए ये सब कुछ है। पर आपने जो जिस तरीके से समझाया, अब तो कोई डाउट ही नहीं रहा कि ये इसके पीछे का कारण क्या है। तो सारिका जी, ध्यान में आने से पूर्व हमारा स्वभाव कुछ और होता है, ध्यान में आने के पश्चात हम बहुत प्यारे हो जाते हैं, लोगों से मिलने लगते हैं, मन में हम कंपैशनेट हो जाते हैं, वाइब्रेंट हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है? मतलब ध्यान में
एनर्जीज आई वो तो सही है, हीलिंग हो गई वो भी सही है, पर ये स्वभाव में बदलाव, और मैंने बहुत ज़्यादा बदलाव देखा है, इवन अपने अंदर भी मैंने बदलाव देखा है। यस तो कैसे? यस विभा जी, ये बहुत जाहिर सी बात है। जैसे आपने अपने अंदर बदलाव देखा, मैंने भी अपने अंदर बदलाव देखा। और ये बदलाव जो है, ऐसा नहीं है कि एक स्टेज हमारा आ गया, अब मुझे लगता है यस मैं अब थोड़ी सी अच्छी और हो गई हूँ, थोड़ी सी और बदल गई हूँ, थोड़ा सा कम जेलस हो रही हूँ, थोड़ा सा कम अहंकार आ रहा है, तो अब सब परफेक्ट हो गया। ऐसा कभी नहीं होता। ये अनएंडिंग प्रोसेस है और इसके ऊपर ही हमको काम करते रहना है लास्ट तक। तो क्यों होता है ऐसा हमारे स्वभाव में बदलाव? वो इसलिए कि जब हम जन्म लेते हैं तो हम बहुत ही प्योर सोल होते हैं। हमारे अंदर कोई भी ये अरिष्ट वर्ग नहीं रहते। हमारे अंदर ना अहंकार होता है, ना हमारे अंदर क्रोध, ना हमारे अंदर लोभ मोह माया, कुछ भी नहीं होता। हम बहुत ही प्योर सोल होते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना, जब बच्चे होते हैं एकदम खिलखिला के हंसते हैं, 2 झापड़ मार दो, उसके बाद भी कुछ देर के बाद फिर आके आपके अंदर हो जाएंगे। अहंकार का नाम नहीं है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अगर किसी ने कुछ थोड़ा सा रे भी कह दिया तो हम इतना बड़ा मुंह फुलाकर, इतना अहंकार है, हम बात नहीं करेंगे उससे। कि थोड़ा सा हमारा कुछ किसी ने तारीफ़ कर दी तो हम बहुत बड़े, मतलब हम अपने आप को बहुत ज्ञानी समझने लगते हैं, अहंकार आने लग जाता है। या किसी ने कुछ भी थोड़ा सा कर दिया, कुछ अच्छा हमसे परफॉर्म कर लिया, तो हमारे अंदर एक दबी हुई सी जलन, एक जेलसी आ जाती है कि मेरे से अच्छा कैसे कर लिया। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम जब बड़े होते हैं, अपने ही घर में, अपने ही सोसाइटी से हमको जो सीखने को मिलता है, उसी से धीरे धीरे हम अपनी प्योरिटी से वंचित होते रहते हैं और हमारे अंदर ये दुनियादारी बढ़ती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लो, बचपन में ही माँ बाप, जैसे ज़रूरी नहीं है कि सबको बहुत अच्छा संस्कार मिले, ज़रूरी नहीं है कि सबको बहुत अच्छा घर परिवार मिला है। कभी कभी हम देखते हैं किसी के घर में, जैसे सपोज़ छोटे बच्चे खेल रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, पड़ोस के बच्चे आ गए, तो खुद माँ बोलती है ये मिठाइयों को लेके अंदर रख दो, जब वो चले जाएंगे तब खाना। तो ये क्या सीख देती है बच्चों को कि आपको अपने बारे में सोचना है, आपको दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, आपको बांट कर नहीं खाना है। और क्या देखते हैं हम, माँ बाप कहते हैं कि तुमको क्लास में फर्स्ट आना है, दुनिया जाए भाड़ में, तुम अपना सारा ताकत लगा दो, तुमको क्लास में फर्स्ट आना है, तुमको अव्वल आना है। तो बच्चा क्या करता है, अपनी नोट शेयर नहीं करता फ्रेंड्स के साथ में कि कहीं उसके ज़्यादा नंबर नहीं आ जाए। इधर उधर जितना ताकत लगा के उसको सिर्फ पड़ी रहती है कि मैं फ़र्स्ट आऊँ, रेस में, स्पोर्ट्स में तुमको फ़र्स्ट आना है। तो वो बच्चा ताकत लगा देता है लाइन क्रॉस करके फ़र्स्ट आने की, चाहे बगल में किसी को मार दिया, चाहे हाथ लग गया, चाहे कोई गिर गया, उसको परवाह नहीं है। तो ये सोसाइटी से तो ही हम सीखते हैं कि सिर्फ अपने बारे में सोचो। लेकिन जब हम ध्यान में आते हैं, और पता है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे अंदर एनर्जी की भी कमी होने लगती है। ये बात मैं कहना भूल गई थी। जब हम ध्यान में नहीं आते हैं, लेकिन हम दुनियादारी में जड़ित रहते हैं, धीरे धीरे हमारे शरीर की एनर्जी बहुत कम होने लगती है। इन सारे हमारे बिहेवियरल पैटर्न से हमारी एनर्जी बहुत ही क्षीण, बहुत ही निम्न स्तर पर आ जाती है। और जितनी कम हमारी एनर्जी की लेवल होती रहती है, उतने ही और ज़्यादा ये बिहेवियरल पैटर्न्स हमको घेरते रहते हैं। तो ये वाइस वर्सा है, जितने हम निम्न स्तर के होते जाते हैं सोसाइटी से सीखकर, उतनी एनर्जी कम होती रहती है। और जितनी एनर्जी कम होती रहती है, उतने ही हम और ज़्यादा नीच हो जाते हैं अपने व्यवहार में। तो इससे उभरने का, इस साइकिल से बाहर निकलने का तरीका होता है ध्यान। जब हम ध्यान में आते हैं तो इस साइकिल को एक फुल स्टॉप, एक विराम लग जाता है। तो ये जो एनर्जी की जो कमी होना और बिहेवियरल पैटर्न्स में ये जो विराम लगता है, इससे धीरे धीरे क्या होता है, सबसे पहले तो ये जो एनर्जी की कमी है ये रुक जाती है, हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स जो नीचे की तरफ जा रहे हैं वो रुक जाते हैं। अब क्या होता है, जब हम ध्यान करने लगते हैं लगातार, तो जो कॉस्मिक एनर्जी आती है, जो सोर्स की एनर्जी आती है, वो एनर्जी जो हमारे पूरे शरीर को चला रही है, हमारे सारे इमोशंस को चला रही है, इस पूरे विश्व को चला रही है, वो एनर्जी बहुत प्योर होती है। उसके पास सिर्फ प्यार ही प्यार होता है, सिर्फ करुणा ही करुणा होती है। उसको ये सारे नेगेटिव बिहेवियरल पैटर्न्स नहीं आते हैं। और जब ये एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश करती है, तो हम ठीक उसी की तरह बनते रहते हैं।
हमारे अंदर जैसे जैसे एनर्जी के लेवल बढ़ती रहती है, हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स में सुधार आने लगता है, और जैसे जैसे हम और अच्छे इंसान बनने लगते हैं, वैसे वैसे हम एनर्जी को ग्रहण करने की भी क्षमता बढ़ाते रहते हैं। तो अगेन ये नेगेटिव साइकिल हमारा ब्रेक हो जाता है और पॉजिटिव साइकिल हमारा ऑन हो जाता है, एक रिमोट की तरह। और फिर हमको ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो पॉजिटिव साइकिल हमारा ऑन हुआ है, ये जब बढ़ता रहता है, हम और बेहतर होते चले जाते हैं, और इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि वो सोर्स की जो एनर्जी होती है वो सिर्फ प्यार से बनी होती है, करुणा से बनी होती है। वो सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर भी धीरे धीरे उसी ऊर्जा से प्रवेश करने लगते हैं, इसलिए हम और बेहतर इंसान होते रहते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि अरे, ध्यान करने के बाद मैं इतनी अच्छी कैसे हो गई, इस सिचुएशन में मैं तो उसको इस तरह से डांट दिया करती थी, इतनी पेशेंस कैसे आ गई मेरे में। तो ये उसी शक्ति का कमाल है, उसी पॉजिटिव साइकिल की जो वो ऊर्जा ऑन हो गई है, वो रिमोट ऑन हो गया है, उसी का कमाल है। वो जो नेगेटिव साइकिल में, नेगेटिव पैटर्न में हम चल रहे थे, वो रिमोट बंद हो गया है, ये उसी का कमाल है। बहुत बढ़िया आपने ये पैटर्न जो हमको बताया एनर्जी का, कि ये पैटर्न ब्रेक कैसे होता है और इसकी वजह से हमारे स्वभाव में कितना ड्रास्टिक चेंज आता है। इसी प्रश्न से निकलता हुआ एक प्रश्न और सारिका जी मेरे अंदर आ रहा है कि हमने पत्री सर को भी देखा है कि गुस्सा हम ध्यानियों पर कभी कभी करते हैं, और ये अपने अंदर का भी है कि ऐसा नहीं है कि कभी कोई रिएक्शन नहीं आता या कभी कोई गुस्सा नहीं आता, ऐसा तो नहीं हुआ अभी बिल्कुल। तो क्या ये कभी जाएगा? क्योंकि ये सब हमसे कहते हैं कि आप तो मेडिटेटर हैं, तो ऐसा रिएक्शन क्यों? यस विभा जी, बहुत अच्छा प्रश्न। लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि ध्यान में आने के बाद हम एक दिन में संत नहीं बन जाते। अपनी ह्यूमैनिटी को एक्सेप्ट करना भी एक बहुत बड़ी कला है, और उसको एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहले हमको अपने अहंकार को मारना पड़ेगा। क्योंकि सपोज़ किसी ने हमसे कुछ कहा और हमने रिएक्ट कर दिया, तो सबसे पहले हमारे अहंकार आड़े आता है कि हम खुद अपने आप को जज करने लगते हैं कि मैं तो ध्यानी हूँ, मैंने क्यों रिएक्ट किया। वहीं पे हमको उसको स्टॉप करके अपनी इंसानियत को पहले एक्सेप्ट करना है कि हम हैं ह्यूमंस, हमने ह्यूमन लाइफ लिया है, हम अपने ऊपर काम करके बेहतर होते जा रहे हैं। तो ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमारा छोटा बच्चा नर्सरी में जा रहा है, वो ABCD सीख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको जा कर के बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री का ये सम्स तुम सॉल्व करके दो, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं ना। तो क्या हम उसको जज करेंगे कि क्या यार तुम एक तो ट्रिग्नोमेट्री के सम्स नहीं सॉल्व कर पाए? नहीं ना, हम उसको नहीं जज करेंगे, क्योंकि हमको ये एक्सेप्टेंस है कि वो अभी नर्सरी में है। ठीक उसी तरह हमको अपने आप को भी जज नहीं करना है कि हमारे अंदर ये ध्यान आने के बाद भी हम क्यों रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि ये हम भी वर्क इन प्रोग्रेस हैं। हम अभी नर्सरी में हैं, हम अभी ध्यान कर रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। एक दिन वो आएगा जब इतनी ऊर्जा आ जाएगी अपने अंदर, अपने काम करते 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 एक स्तर आएगा, एक वो लेवल आएगा कि जब सामने से भी कोई आएगा, हमको कुछ बोलेगा, हमारी रिएक्शन नहीं आएगी। तो समझ जाना वो नर्सरी का बच्चा अब ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के लायक हो गया है। लेकिन तब तक हम उसको जज नहीं करते ना, तब तक हमको खुद को भी जज नहीं करना है। अपने ह्यूमैनिटी को, अपने इंसानियत को एक्सेप्ट करके, उसको रिस्पेक्ट करके, उसको बहुत सारा प्यार देकर, उसके साथ रहकर ही हमको पढ़ना है। तो कभी भी हमको ये नहीं सोचना है कि हम ध्यान में आ गए तो एक ही दिन में हम संत बन गए हैं, ठीक है। मतलब ये समझ में आया कि हमें एक्सेप्टेंस रखनी है कि मैं हूँ तो हूँ ना, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, तो वो जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं या उनके एक्शन रिएक्शंस हैं वो तो रहेंगे ना मुझ में। यस। धीरे धीरे हम बुद्धा बनने की ओर हैं। अल्टीमेट हमारा वही है कि धीरे 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 हम उस लेवल तक ज़रूर पहुँचेंगे, उस लेवल तक जा रहे हैं। यस, नर्सरी, फिर उसके बाद क्लास 5-6, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज, फिर PhD आएगा, और वही हमारा गोल है। और उसी की तरफ हमको चलते रहना है, अपने आप को जज के बिना। और इसी रास्ते में सिर्फ अपने आप को ही जजमेंट से नहीं बचाना है, हमारे साथी जो हैं उनको भी हमको जज नहीं करना है। वो भी कभी कभी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो हम करने लगे हैं ध्यान में आने के बाद,
तो हमको उनको किसी भी हालत में एक नीचे स्तर से नहीं देखना है, क्योंकि हमको उस वक्त यही याद करना है कि अच्छा वो अभी नर्सरी में है, अच्छा वो अभी क्लास 5 में है, मैं अभी 10th में हूँ ना, कोई बात नहीं, क्लास 5 से 10 में वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। उसके लिए उसको क्या चाहिए, हमारा बच्चा जब क्लास 5 से 10 में आ रहा है, हम उसको 10 के प्रॉब्लम्स नहीं देंगे, लेकिन हम उसको क्या चाहिए, हमसे उसको हमारा प्यार चाहिए ना, हमारा सपोर्ट चाहिए। ठीक है, हो जाएगा, 10th में आओगे, हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हम जिनको ध्यान भी सिखाते हैं या जो हमारे साथ भी ध्यान कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि क्लास 5 से 10 वो भी जल्दी आ जाएं। तो हमको उस टाइम पे उनको जज नहीं करना है, हमको उस टाइम पे ठीक अपने बच्चे के जैसे ही प्यार से देखना है, उनको अपनी करुणा देना है, उनको अपना सपोर्ट देना है और यही मन में लाना है कि बहुत जल्दी तुम भी क्लास 5 से 10 में आ जाओगे और हम साथ मिलके, कोई थोड़ा आगे कोई थोड़ा पीछे, लेकिन हम सभी मिलकर इस पीएचडी को करेंगे ही करेंगे। सारिका जी, एक प्रश्न और। हम लोग पूजा करते थे, पूजा के समय में हमको कहा जाता था कि पीरियड्स के समय में आपके लिए 3 दिन पूजा वर्जित है, आप मंदिर भी नहीं जाएंगी। परंतु ध्यान में मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। ध्यान में कहते हैं 24/7 आप कभी भी कर सकते हैं ध्यान, तो 24/7 में तो हमारे पीरियड्स टाइम भी आ गए। तो क्या मैं आपसे जानना चाहूँगी, हम क्यों करें? क्या कारण है कि पहले मना थी और अब मना नहीं है, ध्यान में मना नहीं है? यस जी विभा जी, बहुत ही उम्दा प्रश्न है ये और हर किसी के लिए ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो पीरियड्स में जो कहा जाता था कि आप मंदिर ना जाएं, कुछ कार्य में हाथ ना लगाएं, उसके पीछे ये कारण है कि जब हमारी पीरियड्स होती है वो हमारी नारीत्व को दर्शाती है। हमारे शरीर में साइंटिफिकली ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि जिस वक्त की हमको बहुत सारा रेस्ट चाहिए होता है और वो समय होता है कि हम अपने अंदर जाकर, अपने अंदर झांके हमारे अंदर क्या चल रहा होता है। तो पीरियड्स तो बना ही होता है ध्यान के लिए। और क्योंकि पुराने ज़माने में इस चीज़ को नहीं समझाया जा सकता था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पुराने ज़माने में ऐसी होती थी जिसके पीछे साइंटिफिक रीज़न था। तो इस तरह से तो किसी को नहीं बोल सकते थे उस टाइम पे कि आप रेस्ट करो, क्योंकि उस टाइम पे बहू बेटियां बहुत काम किया करती थी, सारे काम हाथों से होते थे, लेकिन उनको पर्याप्त रेस्ट नहीं मिल पाएगी, इसलिए ये रूल बनाया गया था कि आप किसी भी कार्य में अपना हाथ नहीं लगाएंगे, मंदिर नहीं जाएंगे। ठीक उसी तरह अब जब हम पीरियड्स में होते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, तो उस वक्त हमारी ऊर्जा और भी ज़्यादा कई गुना मल्टीप्लाई होकर हमको मिलती है, क्योंकि ये हमारी नारीत्व, हमारी डिविनिटी को दर्शाता है। ये 3 दिन हमारी जो फेमिनिज्म है इसको दर्शाता है। और इस वक्त जब हम ध्यान करते हैं तो अपने अंदर हम जब झांकते हैं तो उस फेमिनिटी से हम कनेक्ट होते हैं, जो हमारे पर्सनालिटी को और 4 चांद लगा देता है। तो पीरियड्स के वक्त तो ध्यान करना ही करना चाहिए 100%। वंडरफुल मैडम, ये तो आपने ऐसा मतलब दिमाग को क्लियर कर दिया है, दिमाग की जिसे कहना चाहिए ना बत्तियां जला दी हैं कि एक बहुत बड़ा मिथ था, हम उस मिथ से बाहर निकाल रहे हैं अपनी गर्ल्स को, अपनी नारी शक्ति को, कि आपको क्यों नहीं करनी थी। पूजा ना करने के पीछे या काम ना करने के पीछे का लॉजिक क्या था, रीज़न क्या था? असल में रीज़न था आपको रेस्ट देना और आपको ध्यान में लगातार बनाए रखना, जो कि किसी ने हमें नहीं बताया और आपने हमें बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।